ओम श्री सदाशिवसमारंभां श्री शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं बुद्ध्या बुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः मित्राणि भवतानां समेषाम् अद्यतनीय संस्कृत कक्षायां हार्दिकं स्वागतम वंदनम अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम संस्कृत विषय को पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। कक्षा का 11वां दिवस है। और तो जैसा कि आप जानते हैं, पुरानी कक्षाओं में हम जो है वर्णमाला से प्रारंभ करके अब संधि तक पहुंच चुके हैं, और संधि में भी हमने स्वर संधि को लगभग पूर्ण कर लिया है। उसमें से कुछ 2-3 संधि हैं जो बची हुई हैं, यथा पूर्व रूप, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। पर रूप संधि को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स हैं जिनको हमें जानना पहले आवश्यक है, उसके बाद ही हम संधि को समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा या आपने पहले सुन रखा होगा, को हम कहते हैं उपसर्ग। इंग्लिश में हम कहते हैं इन्हें सफिक्स। और उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के, अथवा हम संस्कृत में कहें तो किसी भी पद के आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को वो परिवर्तित कर देते हैं। तो वो किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, अथवा इनका प्रयोग हमें संस्कृत में किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी जो धर्म ग्रंथ हैं या संस्कृत में जब हम वाक्य निर्माण करते हैं तो उपसर्गों का प्रयोग प्रायशः देखा गया है। और कई सारी धातुएं, हमने धातु रूप भी पढ़े हैं, लट लकार, लुट लकार, लोट लकार तक हम पढ़ चुके हैं। अब 2 लकार और बचे हैं, वो तो हम पढ़ ही लेंगे, उसमें कोई समस्या है ही नहीं, वो उतनी कठिन भी नहीं है। तो धातु रूपों में कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें हम बिना उपसर्ग लगाए उनका उपयोग कर ही नहीं सकते। अगर उनका अर्थ निकालना चाहें तो उनका बिना उपसर्ग के प्रयोग नहीं होता। कुछ धातुएं ऐसी भी हैं, आज हम उनके विषय में जानेंगे, समझेंगे कि उपसर्ग हम किसे कहते हैं। चलिए, तो पहले मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन आपको दिख रही है? तो मैं एक सेकंड पहले देख लूँ, मैंने अभी इसमें फोटो लगाए थे, कहीं गायब हो गया क्या? अरे भाई, हाँ ये रही है। चलिए, यहाँ पर हम नीचे बाद में आएंगे, पहले समझते हैं। तो आज हमारी जो कक्षा है वो है उपसर्ग के विषय। तो उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग वे पद अथवा वे शब्द कहलाते हैं जिन्हें हम किसी भी शब्द के आगे लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ राम। ठीक है, इससे हम ज्यादा परिचित हैं, तो राम। अब इसमें मैं एक शब्द अथवा एक अक्षर या वर्ण मैं इसमें जोड़ देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ लगा दिया तो ये बन गया आराम। आप देखें, राम शब्द का जो अर्थ था, राम हम हमारे भगवान राम को भी मानते हैं, या किसी का नाम हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि दशरथ पुत्र राम। अब उसी में जैसे ही मैंने इसमें एक वर्ण दीर्घ आ जोड़ा, दीर्घ आकारांत जोड़ा, तो इसका अर्थ जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, और आराम का अर्थ हो जाता है विश्राम। तो इस प्रकार ये उपसर्ग जो है बड़े ही प्रभावशाली और बड़े ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनके पास ये क्षमता होती है कि ये किसी भी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अच्छा, अब संस्कृत में जो उपसर्ग हैं, इनको एक नाम से और जाना जाता है। वो नाम क्या है, ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनका ये नाम सामान्य अर्थ के लिए, सामान्य बोलने के लिए जब हम बोलते हैं तो उनको कहते हैं प्रादि। प्रादि क्यों कहते हैं वो हम आगे समझेंगे। अच्छा, इनके 2 नाम हैं, एक है उपसर्ग, एक है प्रादि। प्रादि हम कहते हैं सामान्य उपसर्गों को, जब अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर आ उपसर्ग लगाया था, है ना, ये आ एक उपसर्ग है, हिंदी का है, वैसे तो संस्कृत का भी है और हिंदी का भी है। तो ये आ क्या कहलाएगा? ये प्रादि कहलाएगा, उपसर्ग नहीं कहलाएगा। ये उपसर्ग नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उपसर्ग इनकी संज्ञा तब होती है जब ये किसी धातु के साथ, किसी भी धातु के साथ ये जुड़ते हैं। अभी हमने राम के साथ इसको जोड़ा था, तो राम तो संज्ञा है, कोई धातु नहीं है, इसलिए कि इसको हम केवल कह सकते हैं कि ये प्रादि है। लेकिन सामान्य बोलचाल के लिए हम इनको उपसर्ग भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने विशिष्ट आपको अर्थ बता दिया है कि उपसर्ग हम तब कहते हैं जब ये किसी धातु के साथ जुड़ते हैं।
तो अब ये कितने होते हैं, इनका उपयोग किस प्रकार होता है, ये भी हम समझेंगे। तो इसके विषय में जो है एक, चलिए पहले उदाहरण समझ लेते हैं, श्लोक में आपको बात। एक मेरे पास एक शब्द है हार, ठीक है, एक मेरे साथ पास शब्द है हार। अब मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग क्या मुझे इस हार शब्द के अर्थ बता सकते हैं जो आप लोग जानते हैं? ये हार हम किसे कहते हैं, जो आप लोग जानते हैं, जी कोई भी? जी बताएं। जी, हार माला होता है, फूलों का बना हुआ। फूलों का या माला, वेरी गुड। और इसका कुछ और अर्थ भी होता है क्या? एक तो माला हो गया, फूलों की माला हो सकती है, मोतियों की माला हो सकती है, ठीक है। अलंकार। और कुछ अर्थ? अलंकार भी हो सकता अलंकार मतलब? है, मतलब वो। अलंकार जो गले में पहनते हैं, हाँ महिलाएं जो पहनती हैं। हाँ। वेरी गुड। हाँ, वो माला के अर्थ में आ जाएगा। और कोई दूसरा अर्थ हार का किसी के मतलब ध्यान में आ रहा पराजित हो? होना। गुरुजी, गुरुजी हाँ पराजित होना। हाँ वेरी गुड, पराजित होना। ठीक है, ये पराजित को आप ध्यान रखिएगा आगे। हार जाना, मैंने कल, जैसे कि कल कल के मैच में कौन सी टीम हार गई? कल का मैच अगर किसी ने देखा हो तो मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया, तो वो हार जो है, पराजित होना, हार जाना, इस अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो दो अर्थ तो इसके ये सामान्य अर्थ है। अब इसका हम, इनमें हम कुछ उपसर्गों को जोड़ रहे हैं, पहले हम जोड़ते हैं, फिर उपसर्गों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, गांव की, अगर कोई व्यक्ति यहाँ गांव से है ना, या जैसे मध्य प्रदेश से कोई अगर बिलोंग करता है, तो हमारे यहाँ हार ना खेत को भी बोला जाता है, जहाँ पे हम फसलें उगाते हैं उसको भी गांव की भाषा में हार बोला जाता है, ठीक है? तो एक अर्थ ये भी होता है, लेकिन ये देसी भाषा में। चलिए, अब हम इसका प्रयोग करते हैं कैसे, कि इसके अर्थ का उपसर्ग लगाने से कैसे कैसे परिवर्तन आता है। चलिए, सबसे पहले इसमें एक उपसर्ग है वी, इसको मैं जोड़ देता हूँ। अब आप देखें, जब जैसे ही इसमें मैंने वी लगाया, तो इसका जो संपूर्ण पद है वो क्या बन गया? विहार। अब विहार किसको कहते हैं? तो विहार मतलब होता है घूमना फिरना, कहीं पर जाना। अच्छा, बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध जहाँ रहते थे या उनके जो आश्रम थे, उनको भी विहार कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं आश्रमों का एक दूसरा नाम है विहार। तो ये अर्थ इसका हो गया। अच्छा चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको हम बदल देते हैं। इसमें हम दूसरा उपसर्ग लगाते हैं। क्या लगा देते हैं भैया? एक उपसर्ग है प्र। अब ये क्या हो गया? प्रहार। देखिए, शब्द एक ही है, शब्द नहीं बदल रहा है, केवल क्या बदल रहा है? आगे का उपसर्ग। अब प्रहार का अर्थ क्या होता है? प्रहार का अर्थ होता है किसी को मारना, जान से खत्म कर देना, जान से मारना, या किसी भी वस्तु से चोट पहुंचाना, क्या कहलाता है? प्रहार कहलाता है। ठीक है, तो ये अर्थ बदल गया। चलिए, अब हम दूसरा एक और उदाहरण इसी शब्द में जोड़ देते हैं। तो एक उपसर्ग होता है सम, उपसर्ग होता है सम। अब इसमें मैंने जोड़ा तो क्या हो गया? संहार या संहार। संहार का अर्थ क्या होता है? जान से मार देना, जान से समाप्त कर देना, संहार। जैसे अगर हम कहें कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर दिया, या राम ने रावण का संहार कर दिया, उसे जान से मार दिया, समाप्त कर दिया उसको। ये देखिए, अब इसका अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? उसी प्रकार एक और उदाहरण उदाहरण हम देख लेते हैं इसी का। इसमें हम क्या कर देते हैं, एक उपसर्ग है, थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए यहाँ से लगाते हैं परी। परी उपसर्ग मैंने लगा दिया। शब्द एक ही है, बस केवल उपसर्गों को बदलने से। अब इसका जो अर्थ है, परिहार का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज को दूर करना, है ना, किसी भी चीज। जैसे अगर मेरे अंदर कोई बुराई थी, मान लीजिए मैं मदिरा पान करता था, तो मैंने अब संकल्प लिया और मैंने कहा कि मैंने मदिरा पान का परिहार कर दिया, मैंने इसको त्याग दिया, मैंने इसको छोड़ दिया। तो परिहार का अर्थ ये। देखिए, शब्द एक ही है, हार, लेकिन उसमें जब हम अलग अलग उपसर्गों को लगा रहे हैं, तो उसका अर्थ जो है बदलते जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसमें अभी हमने एक और उपसर्ग उपयोग किया था, वो था आ उपसर्ग। इसको हम लगा देते हैं, तो बन जाता है आहार। ठीक है, बन गया भैया। आहार किसे कहते हैं? तो जो भी हम भोज्य पदार्थ है हमारे, जो भी हम खाते हैं, उसको हम कहते हैं आहार। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक ही शब्द है, उसमें अलग अलग उपसर्गों को लगाने से उसका जो अर्थ है वो अलग अलग रूप में प्रयुक्त होने लगा है। ये उपसर्गों की ताकत है, या इनका प्रभाव है, मैं ये कह सकता हूँ। तो ये उपसर्गों का हम प्रयोग
कहाँ कहाँ करते हैं, तो संस्कृत में देखिए, संस्कृत में ये हार तो जो है संज्ञा है, परंतु संज्ञा के साथ भी होता है और साथ में धातुओं के साथ भी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आ, चलो ये वाला लगा लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा नया शब्द आप लोगों के लिए होगा, ताकि आप नए नए शब्दों को जानो। तो एक धातु रूप है जानाति, ठीक है। जानाति कहाँ बनता है, तो ये लट लकार में बनता है, ठीक है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, इसकी जो मूल धातु है वो है ज्ञा, है ना। ज्ञा ज्ञा धातु से जानाति बनता है लट लकार में, जैसे पठती बनता है। तो ज्ञा का अर्थ होता है जानना, ठीक है। तो ये भी मैं आपको जानकारी देते जाता हूँ ताकि आपका शब्दकोश बढ़ता रहे। चलिए, तो अब इस जानाति में हम क्या कर रहे हैं, एक उपसर्ग लगा दे रहे हैं वी। तो इस प्रकार से ये शब्द बन गया है विजानाति, विजानाति, ठीक है। तो अब विजानाति का अर्थ क्या हो गया, तो जानाति का अर्थ तो वही था जानना, लेकिन जैसे ही हमने वी लगाया तो इसका अर्थ हो गया विशिष्ट रूप से। इस जो ये जो वी है ये कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने वी लगाया तो विजानाति का मतलब हो गया कि विशिष्ट रूप से जानता है। किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसको वो संस्कृत जानता है, ठीक है। तो जानना सब सब लोग जानते हैं सामान्य रूप से, लेकिन जैसे ही कहा कि कोई भी एक व्यक्ति है जैसे भारतीय जी हैं, तो ये संस्कृत को विजान आती है, संस्कृत को विशिष्ट रूप से जानते हैं। जहाँ पे हमें बल देना होता है, जहाँ पे हमारे वाक्य को प्रभावशाली बनाना होता है, वहां हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें उपसर्ग बिना लगाए काम नहीं बनता है। जैसे कि धातु होती है स्था, स्था का अर्थ होता है रुकना, स्था धातु के अर्थ में प्रयोग होती है रुकने के अर्थ, ठीक है। अब इसमें रूप आपने देखे होंगे तो बनता है तिष्ठति, ये लट्लकार में रूप बनता है, ठीक है। अब लेकिन इसको अगर हम, अरे ये क्या है भाई, चलिए अगर हम इसमें उपसर्ग लगा दें उत, ठीक है, उत उपसर्ग लगा दें, उत नाम का एक उपसर्ग है, अभी हम पढ़ेंगे। तो जब हम इसका शब्द बनाएंगे तो ठीक है, मैं शब्द आपको सीधा प्रक्रिया पे नहीं जा रहा हूँ, सीधा शब्द बता देता हूँ, ठीक है। तो शब्द जो है वो इस प्रकार बनेगा उत्तिष्ठति, या उत उपसर्ग लगा के हम, एक सेकंड रुकें, इसको भी साफ कर ही देते हैं, रुकिए। चलिए, तो तिष्ठति ये कहाँ बन जाता है, लट लकार में बनता है। इसमें मैं उत उपसर्ग लगा देता हूँ, तो मैं रूप बना लूंगा उत्तिष्ठति, या आपको मैं बनाना भी सिखाऊंगा, चिंता ना करें आप। उत्तिष्ठति ये रूप बनता है। तो अब तिष्ठति का अर्थ होता है रुकता है, लेकिन उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति का जो अर्थ है वो हो जाता है खड़ा होता है, यानी अपने स्थान से वो उठ जाता है, खड़ा हो जाता है। अब जब भी हमें खड़े होने के अर्थ में इस शब्द को उपयोग करना होगा, तो अगर आप देखेंगे तो संस्कृत में शायद ही कोई ऐसी धातु होगी जिसमें ये प्रयोग किया जाता हो कि खड़ा होना, है ना। संस्कृत में ऐसे कोई धातु नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि वो खड़े होने के अर्थ में। इसलिए हमेशा खड़े होने के अर्थ में जो स्था धातु है उसका ही, जिसका मूल अर्थ क्या है रुकना, लेकिन अगर खड़े होने के अर्थ में प्रयोग करना होगा तो हमें हमें उसमें उत उपसर्ग लगाना ही लगाना हो। तो ये इनकी विशिष्टता है। तो कुछ धातुएं जैसे कि स्था धातु है, इसमें हमें उपसर्ग लगाना ही पड़ता है। चलिए खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि इनका प्रभाव क्या है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, जैसे हमने हार शब्द में देखा। तो इसके विषय में एक श्लोक आता है, वो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए कि धात्वर्थम वाधते कश्चित कश्चित तमनुवर्तते विषीनष्टि तमेवर्थान मुपसर्गम गतिस्त्रधा। उपसर्गेण धात्वर्थो बलान बलाद्यत अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहारा विहार परिहार। का अर्थ ये हुआ कि धातु, कभी कभी जो धातु है उसका जो अर्थ है वो कभी कभी बंध जाता है, बंध जाता है मतलब वो रुक जाता है उस अर्थ में। और कभी कभी जो धातु का अर्थ है वो, मतलब जैसे अभी मैंने बताया आपको कि स्था धातु है, तो उसका अर्थ एक बंधा हुआ है, रुका हुआ है, मतलब एक उसका अर्थ क्या है रुकना। लेकिन अगर हम उसमें उत उपसर्ग लगा देंगे तो उसका अर्थ जो है उठने के अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये धातु अब बंधी नहीं रह गई। तो कभी कभी जैसे हमने अभी देखा जान आती, तो जानाति का अर्थ होता है सामान्य रूप से, लेकिन जैसे ही हमने उसमें वी लगाया तो विशिष्ट अर्थ में हो गया। तो ये इस श्लोक का कहना यही है कि कभी कभी एक बंधे हुए अर्थ में भी प्रयोग होता है जैसे स्था में, और कभी कभी विशिष्ट अर्थ में भी प्रयोग होता
तो ये इस श्लोक का अर्थ है और इसकी 3 प्रकार की गतियां कही गई हैं। और उपसर्गों का काम क्या होता है कि ये धातुओं में विशेष बल प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने देखा किसमें, हार शब्द में। ठीक है, हार शब्द में जो हार शब्द है वो भी ह्री धातु से बनता है। ह्री का अर्थ होता है हरण करना ना, चुरा ले जाना, उसी से बनता है हार। ठीक है, आप ये आगे जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे किस प्रकार बनता है। तो वहां पर हमने जो है सीखा कि किस प्रकार से धातुओं के हार शब्द के अर्थ अलग अलग उपसर्ग लगाने से बदलते जाते हैं। चलिए अब हम जो है हमारे उपसर्गों के विषय में पढ़ते हैं। संस्कृत में उपसर्ग होते कितने हैं और इन्हें याद कैसे करते हैं। तो यहाँ आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये पूरे जितने भी उपसर्ग हैं इनकी लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ संख्या 1 से 22। तो संस्कृत में अगर कोई पूछे कितने उपसर्ग होते हैं तो आप कहेंगे 22 उपसर्ग होते हैं। इसके अतिरिक्त उपसर्ग नहीं होते। इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। 22 से अधिक 23 उपसर्ग नहीं। हिंदी में हो सकते हैं, हिंदी भाषा में या अन्य भारतीय भाषाओं में हो सकते हैं, परंतु संस्कृत में इतने होते हैं। अच्छा, इनको संस्कृत में हम कहते हैं द्वाविंशति। यहाँ पे बन नहीं रहा है, संस्कृत में संख्या को क्या कहेंगे, द्वाविंशति। एक दिन आपको मैं संस्कृत संख्या भी एक दिन आपको कक्षा में मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसको हम द्वाविंशति इनका संस्कृत में कहते हैं। हिंदी में अगर आप कहें तो 22 उपसर्ग। यहाँ पे आप देख रहे हैं 22 के नाम लिखे हैं। एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। अच्छा, इनको याद करना बहुत ही सरल है, क्योंकि जिस विधा से ये पढ़े जाएंगे, हम सीखेंगे तो आपको फटाफट याद हो जाएंगे। फिर हम इनका प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इनको हम जोड़े में पढ़ेंगे। जैसे एक पहला और दूसरा इसको हम साथ में पढ़ेंगे। इस प्रकार 3 और 4 को साथ में पढ़ेंगे, 5 और 6 को इस प्रकार 2-2 के जोड़े में हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको याद करने में समस्या ना। ठीक है, तो पढ़िएगा मेरे साथ। आप पीछे से दोहराइए, अपना माइक भले ही म्यूट करे रहें लेकिन दोहराइएगा जरूर। तो पहला है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रा परा अप सम अनु अव। एक मिनट रुकिए, मैं गलत को लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, आप बस देखते जाएं। ठीक है, चलिए फिर से क्षमा करें। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी, जैसे यहाँ पे निस लिखा है नंबर 7 में, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें निस में जो सा है वो हलंत है। उसी प्रकार सम यहाँ पे लिखा है तो सम में माँ हलंत है। तो इनके स्ट्रक्चर को भी आप याद रखिएगा, है ना, कि ये इस प्रकार से बनते हैं। कि इनको जब हम किसी शब्दों के साथ या धातु के साथ जोड़ेंगे तो इनमें संधि भी होती है। ठीक है, चलिए तो मिलाते हैं। प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। तो अंत में इनको क्या कहा गया है, एते प्रादयः, मतलब ये सभी क्या हैं, प्रादि हैं। प्रादि क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके आदि में यानी प्रारंभ में क्या है, देखिए प्रा उपसर्ग है, इसलिए इनको प्रादि कहा जाता है। और जैसे ही हम इन्हें किसी धातु के साथ जोड़ेंगे, जैसे अभी मैंने जानाति है ना, इस धातु पद के साथ जोड़ा था इसको वी को, तो ये जो वी है अब ये इसको प्रादि ना कह के हम क्या कहने लगेंगे, उपसर्ग कहने लगेंगे। ये इनकी संज्ञा है। संज्ञा मतलब इनके नाम है, 2 तरह के नाम है, एक तो इनको प्रादि कहते हैं, एक इनको उपसर्ग कहते हैं। चलिए तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। तो ये 22 उपसर्ग हैं। मैं चाहूंगा कि आप इनको याद कर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है इनमें उपसर्गों में कुछ परिवर्तन होते हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 12 पे उपसर्ग है आंग। ठीक है, ये जो आंग उपसर्ग है ये जब भी किसी शब्द में या धातु में जुड़ेगा, इसका जो अंतिम वर्ण है ज्ञ, ये लोप हो जाता है ना। संस्कृत में एक नियम होता है कि जो अंतिम हलंत्य वर्ण होता है, मतलब जिसमें हल है, वो उसका लोप हो जाता है, तो केवल आ ही शेष बचता है। ठीक है, इसमें से केवल आ शेष बचता है। अच्छा, उसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं एक 18 नंबर पे ये थोड़ा सा गलत इन्होंने लिख दिया है। इसको आप इस प्रकार से पढ़िएगा, उत, जो अभी मैंने स्था धातु से बताया, इसमें हलंत नहीं है तो इसको आप उत पढ़ेंगे। और चूंकि हमने व्यंजन संधि नहीं पढ़ी है तो कई बार ये जो है दा में भी परिवर्तित हो जाता है, मतलब ये जो ता है संधि होके दा में परिवर्तित हो जाता है। हम इस क्लास के बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहां आप इसको सीख जाएंगे, है ना।
वहां पे एक जस्त संधि होती है, वहां पर ये ता जो है दा में बदल जाता है। वो कैसे बदलता है वो हम आगे वाली कक्षाओं में सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि जो उत है इसका ता दा भी बन सकता है, और बाकी जितने भी उपसर्ग हैं वो तो सामान्य है ही। अच्छा, एक चीज जो आपको याद रखनी है, मैं थोड़ा इसको बगल में कर देता हूँ, नहीं इसको साथ में ही रखता हूँ ताकि आपको ज्यादा स्पष्ट हो। चलिए, इसमें जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है, यहाँ आप देखें जैसे प्रा उपसर्ग है फर्स्ट, दूसरा है परा, तीसरा है अप, उसी तरह से देखेंगे अव। तो ये 4 उपसर्ग ऐसे हैं जो कि क्या है, जैसे अगर मैं लिखूं प्रा, प्रा में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, ठीक है। उसी तरह से आप अगर देखें परा, परा में भी अंत में क्या है, दीर्घ आ है। तो ये सब क्या है, आकारांत उपसर्ग है, आकारांत उपसर्ग है। कैसे हैं इनकी, अब इनको याद रखना क्यों जरूरी है वो हम समझते हैं। अब याद रखिए आप, हमने अभी कुछ दिन पूर्व एक संधि पढ़ी, ठीक है। तो अब जरा मुझे आप लोग फटाफट से ये संधि करके बताइएगा, ठीक है। आप अपने से कर लीजिएगा, फिर मैं आंसर नीचे लिख दूंगा, और संधि का नाम भी आप स्मरण कर लें और बताएं कि इसमें कौन सी संधि होगी। आपके पास 5 सेकंड है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। जो संधि बनेगा, संधि युक्त पद बनेगा, वो बनेगा प्राचार्य, और इसमें जो संधि है वो है दीर्घ संधि। अब आप देखें, ये इनको आ को याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी भी उपसर्ग के बाद अगर कोई ऐसा पद आएगा जिसमें प्रारंभ में आ होगा, तो वहां निश्चित है कि संधि होगी ही होगी। और कौन सी संधि होगी, वो दीर्घ संधि होगी। ये तो हमने पढ़ा है सर, दीर्घ संधि में क्या सीखा हमने, कि यदि अवर्ण के बाद, सॉरी इसको, हाँ, यदि अवर्ण के बाद अवर्ण हो तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। ऐसे जो अवर्ण वाले हैं इनको आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आगे हम चलते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, आगे वाले उपसर्गों को हम देखेंगे। चलिए, तो एक सेकंड, ये फोटो हम ऊपर ले आए। अब इसमें कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनमें आप देख रहे होंगे इकारांत हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें वी लिखा हुआ है ना, 13 नंबर पे आप देखें नी लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से इस लिस्ट में कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनके अंत में ई है। जैसे 14 नंबर पे आप देखें अधि, 16 नंबर पे अति, 15 नंबर पे अपी, है ना। उसी तरह से 17 नंबर पे उकारांत वाले भी हैं, देखो सु लिखा है। उसी तरह से आप देखें नंबर 5 में अनु लिखा है ना। तो ये सारे क्या है, उपसर्ग है। अब ये इनको याद रखना क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि अभी कल की कक्षा में ही हमने किसको पढ़ा था, यण संधि को पढ़ा। तो आप याद करिए, उस यण संधि में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, अनु प्लस आया का क्या बनेगा, आप सोच लें। तो मैं यहाँ फटाक से आंसर लिख देता हूँ, अनु प्लस आया। अब देखें कि ये अनु जो है प्रारंभ में है, उ के बाद यहाँ पर आ है, तो ये जो उ है वो वा में परिवर्तित हो रहा है, मतलब ये कौन सी संधि हो रही है, यण संधि। इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, अन्वयः। इस प्रकार से ये हमने संधि में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब आप देखें, अब आपको जब इस तरह का पद मिलेगा सामने से, क्योंकि वहां तो अलग अलग नहीं लिखा रहता ना, वहां तो समस्त पद लिखा रहता है, तो आप वहां इस प्रकार के शब्दों को देख के समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर एक उपसर्ग है जिसका नाम है अनु। इसको आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से ई में होगा, जहां पर भी ई आएगा। जैसे कि ई का एक उदाहरण हम देख लेते हैं, यण संधि में मैंने इसको नहीं बताया था, ये हम देख लेते हैं। जैसे कि कहीं पर लिखा है नी प्लस अवशति, नी प्लस अवशति। अब नियम वही हमने सीखा है कि ई वर्ण के बाद यदि क्या हो, अवर्ण हो यानी अस्वर हो, तो ये जो ई है वो इसमें बदल जाता है, या में बदल जाता है। तो ये कौन सी संधि होती है, यण संधि। अब इसको हम मिला देते हैं, तो ना में हमने या को मिलाया तो आधा ना या में मिल गया आ, और वशति का वशति। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बन गया न्यवशति, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप देख रहे होंगे कि जब आप इस शब्द का विच्छेद कर रहे होंगे तो आपको संधि तो आप कर लेंगे, मतलब आप हो सकता है अब आप अच्छा अभ्यास करेंगे तो आप संधि शब्दों को देख के उनका विच्छेद करना आप सीख लेंगे। लेकिन आपको फिर जब संधि विच्छेद के बाद आपने अवस्थिति अलग निकाल दिया और नी अलग निकाल दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नी है ये उपसर्ग है, और इनके क्या क्या अर्थ हैं वो हम अभी सीखेंगे आगे आगे वाले स्लाइड में।
चलिए, तो ये मैं आशा करता हूँ आप लोग इनको याद कर लेंगे, और आशा ना करूं मैं, आप लोग तो करिए, कि बिना इनके याद करे हम बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते। अच्छा, अब इसमें एक उपसर्ग और है, इसका नाम है सम। ये बड़ा विशिष्ट उपसर्ग है, इसको बड़ा ध्यान से आप याद रखिएगा। कि जो सम में जो माँ है, ये हलंत है। और हलंत है मतलब ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग होगा हमेशा। जब जब ये किसी शब्द में जुड़ेगा अथवा किसी धातु में जुड़ेगा, तो ये जो है, ये जो माँ है अंत का, ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ये हम अनुस्वार संधि में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप समझें कि जब ये जो माँ है, ये किस में बदल जाएगा, वो अनुस्वार में। ये सम, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने हार शब्द को लेकर बनाया था ना, हार प्लस हमने किया था सम। ठीक है, तो ये प्लस अगर मैं कर दूं इसमें, तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये जो माँ है, ये अनुस्वार बन जाएगा, और हार का रहेगा हार, संहार या संहार, इस प्रकार से इसका हम उच्चारण करें। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं आप इन उपसर्गों को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं हमारे अगले के प्रयोगों पर। तो इसके लिए मैंने कोई फोटो डाली है जी, ये देखिए, ये मैं अभी आपको ग्रुप में भेज दूंगा। फिलहाल मैं आपका यहाँ पे इनका उपयोग क्या है, और इनके क्या क्या उदाहरण हैं, है ना, जो हमारे ग्रंथों में मिलते हैं, और वाक्य में हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर इसका पहला देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, नंबर 1 पे लिखा है प्र उपसर्ग, है ना, नंबर 1 पे आता है प्र। इसका जो अर्थ होता है हिंदी में, वो होता है अधिक, है ना। एक और संस्कृत आप सुनते होंगे, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट, सॉरी गलत लिख गया, क्या होता है, प्रकृष्ट, ये आप सब तो जरूर सुनते हैं। तो प्रकृष्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा। तो ये अधिक के, यानी किसी चीज को बढ़ाने के लिए, किसी भी शब्द के अर्थ को बढ़ाने के लिए, उसमें विशेषता दिखाने के लिए प्रउपसर्ग का उपयोग होता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक उदाहरण देखा था, किसका देखा था, प्राचार्य का। अरे यहाँ क्यों कर रहा है? हमने देखा था प्राचार्य, ये उदाहरण देखा था। इसमें आप प्राचार्य में आप देख पा रहे हैं कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रा, और साथ में क्या है यहाँ पर, आचार्य। आचार्य तो होता है जो हमें आचरण करता है। अगर शाब्दिक अर्थ में जाएं तो जो आचरती, आचार्य, आचार्य, या फिर हम कहें कि जो हमें अध्ययन कराता है। जैसे आप लोगों ने मेरा नाम भी रख दिया है संस्कृत आचार्य, है ना, लेकिन मेरी खाली डिग्री आचार्य है, मैं हूं कि नहीं वो तो भगवान जाने। तो आचार्य मतलब एक सामान्य शिक्षक हम कह सकते हैं, लेकिन प्राचार्य क्या होता है, जो विशिष्ट होता है, जो उनसे भी बढ़ के होता है। जैसे आपके स्कूलों में आपके शिक्षक होंगे, आप उनको आचार्य कहते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा उनका जो हेड है, वो है कौन है, प्राचार्य। ये प्रकृष्ट अर्थ में, यानी अच्छे अर्थ में भी आता है, यानी उससे बढ़कर अधिक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, चलिए, इसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, प्रहार, प्रसारहा, प्रणामहा, है ना, प्रभवती। तो ये जो है, इनमें ये सारे संज्ञा पद हैं, और ये यहाँ पर जो है धातु पद है। जैसे प्रभवती, प्रलपति, प्रहरति, इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, इसका वाक्य में प्रयोग हम देख लेते हैं। चलिए, वाक्य में प्रयोग है यहाँ पर, जैसे कि दुष्टः प्रहरति। तो देखो, हरति जो शब्द बनता है ना, हरति बनता है ह्री धातु में, भी जस्ट बताया था। ह्री धातु के लट लकार में बनेगा हरति, और इसका हिंदी अर्थ हम अगर करेंगे तो क्या होगा, ह्री मतलब हरण करना, यानी चुरा ले जाना। लेकिन जैसे ही उसमें हमने प्रहार, प्र उपसर्ग लगा दिया, तो इसका अर्थ जो है परिवर्तित हो गया। अब इसका अर्थ हो गया कि मारता है ना, मारने के अर्थ में प्रहर। या फिर हम इसको बिल्कुल ही शाब्दिक अर्थ में लेके जाएं, अगर कोई डिबेट ही करने लगे कि भाई प्री तो प्रा तो जो है अधिक अर्थ में प्रयोग होता है, तो अच्छे से हरण करता है, चोरी करता है बहुत अच्छे से। हरण, हरती मतलब हरता है, चोरी करता है। लेकिन जैसे हमने प्रा लगाया, तो उसके उसकी मात्रा, उसका जो गुण है, वो बढ़ गया कि बहुत अच्छे से चोरी करता है। लेकिन वैसे प्रहार जो है वो मारने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, इसका इन उपसर्गों का प्रयोग केवल यहाँ पर जो लिखा है उसी अर्थ में भी नहीं, उसी अर्थ में सिर्फ नहीं होता, बल्कि कई अर्थों में होता है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा हमारे अध्ययन से, स्वाध्याय से। चलिए, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। यहाँ आप देख रहे हैं परा, का अर्थ होता है विरोध, विपरीत, पीछे, ना, किसी के विरोध करने में या किसी चीज को पीछे करने में। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि लिखा है पराभव, या जैसे अभी आया था ना, पराजित। अभी अभी किसी ने बोला था कि भाई
पराजित यानी हार जाना, तो वो क्या होता है, विरोध होता है ना। जीतने का विरोध क्या होता है, किसी का भी विलोम हम कह सकते हैं, विरोध ना कहें। यहाँ पर चूंकि विशिष्ट संस्कृत लिखी है तो जीतने का विलोम हम कह सकते हैं, तो विलोम अर्थ में यानी उल्टे अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जीतने का उल्टा हो गया हार, हार अर्थ में हमने लगा दिया पराजित, पराजित हो गया। उसी तरह से पराभवती ना, और भी उदाहरण आप देखेंगे, पराजयते, वाक्य यहाँ पर लिखे हो, ठीक है। तो आप इनको एक बार अभी मैं भेज दूंगा तो आप इनको अध्ययन करिए। चलिए, इस प्रकार से अब आगे आता है अप उपसर्ग। अप उपसर्ग किस अर्थ में आता है, हीनता के अर्थ। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे देखें शब्द लिखा हुआ है, शब्द होता है बोलना, लेकिन उसी उसी में हमने अगर अप उपसर्ग लगा दिया यहाँ पर तो बन गया अपशब्द। तो ये हीन हो गया। शब्द मतलब सामान्य शब्द बोल रहे हैं, लेकिन जैसे हमने उप उपसर्ग अप उपसर्ग लगाया तो वो हीनता के अर्थ में आ गया, तो क्या हो गया, अपशब्द। उसी तरह से आगे भी उदाहरण दिए हैं, अपवाद, अपकार, अपनयति, अपचरति, यहाँ पर इसका वो भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम, सम जो है अभी जो मैंने बताया था का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है। सम का अर्थ होता है सम्यक, सम्यक एक अव्यय है, आगे हम अव्यय की कक्षा में पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये अच्छी तरह से ना, किसी भी चीज को अच्छे से करना। तो कृति शब्द था उसमें सम सॉरी स्कृति शब्द था उसमें सम उपसर्ग लगाया तो संस्कृति बन गया। उसी तरह से हार तो संहार, कल्प संकल्प, है ना। यहाँ देखें संस्कार। तो इस प्रकार से अनेक शब्द हमारे सामने बनते हैं। आगे चलते हैं, अनु उपसर्ग है 5 नंबर पे। इसका अर्थ होता है पीछे अथवा साथ में। कोई अगर आपके पीछे चल रहा है तो इस अर्थ में प्रयोग होगा, अगर कोई आपके साथ चल रहा है तो इस अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे अनु का। उदाहरण के लिए आप देखें करणम, तो कोई कर रहा है और अनु लगाया तो अनुकरणम, यानी अनुकरण जो शब्द है वो नकल के लिए होता है ना, उसके पीछे से लग कर रहा है। अनुचरती, अनुभवा इत्यादि और भी कई सारे अर्थ होते हैं, यहाँ पर केवल सामान्य अर्थ दिए गए हैं। तो आगे हम देखें, अब जो है हीनता के अर्थ में निस, यहाँ पे आप देख रहे हैं निस जो है रहित के अर्थ में होता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि ये संधि हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के अभिसंधि, इसके तुरंत बाद हम यही वाली संधि पढ़ेंगे, तब आपको ज्यादा स्पष्टता होगी, लेकिन फिलहाल समझाने के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर क्या होता है, ये जो निश है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या नाम है इसका, अरे ज्यादा बड़ा हो रहा है, चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ निस, ठीक है, ये ना है ना, इसको ना समझिए निस। तो अब जब ये जो उपसर्ग है ये किसी भी शब्द के अथवा धातु के साथ जब जुड़ेगा तो ये संधि करेगा। ये संधि हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे, इसको हम कल कल की कक्षा में, या कल क्या, कल चूंकि विश्राम है तो उसके बाद वाली कक्षा में। तो जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये तो सा जो दंत है वो दंत रहा, लेकिन जैसे ये शंकः इस शब्द में मिला तो ये जो सा है ना, ये वाला दंत सा, तो ये किस में बदल गया, तालव्य सा में। ये संधि के कारण। अगर आपको कोई ऐसे निशंक शब्द दिखाएगा तब भी आपको यही समझना है कि यहाँ पर ये निस उपसर्गी है। उसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पर, जैसे कि जैसे कलंक शब्द के साथ आया तो यहाँ पर क्या बन गया, ये कौन सा वाला सा बन गया है, मूर्धन्य सकार। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है, तब आपने बताना है निस उपसर्ग है, ना कि ये वाला निस, क्योंकि ये वाला उपसर्ग तो होता ही नहीं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, यहाँ पर कुछ विशिष्ट उपयोग या मैं कहूँ प्रयोग यहाँ पर दिए गए, ठीक है। उसी तरह से हम आते हैं अगला वाला, ये भी थोड़ा सा घुमाने वाला है। तो इसका नाम है निर, ठीक है, इसका नाम है निर। निर होता है बाहर, किसी को बाहर करने में, निषेध करने में, यानी मना करने में, या फिर मैं कहूँ किसी चीज का अभाव होने में। यानी कोई चीज अगर हमारे पास है और वो नहीं रहे तो उस अर्थ में भी इसका हम प्रयोग करते हैं निर का। अच्छा, निर में आप ध्यान से देखेंगे तो ये निर में देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है, हलंतरा। और हलंतरा का मतलब होता है रेफ, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, वर्णमाला में हमने पढ़ा था। तो जब जब ये किसी के साथ लगेगा, किसी भी धातु अथवा संज्ञा के साथ, तो ये रेफ में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण हम देख लेते हैं, यहाँ से आपको ज्यादा स्पष्टता होगी। जैसे कहीं पर लिखा हुआ था देश, ठीक है, देश में हमने लगाया कौन सा, निर। तो जैसे हम इसको मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा निर, और दा जो है जल तुम्बी न्याय से ये ऊपर चली जाएगी तो बन जाएगा निर्देश, है ना। यहाँ पे आप स्पष्ट देख पाएंगे ये लिखा हुआ है निर्देश।
ठीक है, इस प्रकार से निर्देश। अच्छा, ये निरपराधा ये ऐसे क्यों बन गया, इसमें रेफ क्यों नहीं हुआ, तो हम देख लेते हैं कैसे। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको यहाँ पे लिख सकूं, लेकिन ये पेन ज्यादा मोटा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, इस प्रकार से। चलिए, तो क्या है, निर निर प्लस अपराधा। तो आप देखते जाइए, समझते जाइए ताकि आपको ज्यादा स्पष्टता हो। तो निर जो हम किस में मिला रहे हैं, देखो ये जो स्वर है, याद रखिएगा जब भी हमने संधि में भी सीखा है, यदि कोई व्यंजन है और व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो स्वर जो है, सॉरी, वो व्यंजन जो है वो स्वर में मिल जाता है, उसको हम मिला देते हैं। वो ज्यादा कठिन तो है नहीं। तो नी का नी, रा में आ मिलाया तो रा हो गया पूरा, पराधा कहा, पराधा, तो हमारा शब्द बन गया निरपराधा। इसलिए यहाँ पर ये जो है रेफ में परिवर्तित नहीं हुआ। तो समझ गए होंगे आप। तो इसी प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से गच्छति यानी जाता है, तो निर्गच्छति यानी कि पूरा ही चला जाता है, गायब ही हो जाता है ना, अभाव अर्थ में हो गया। तो उपाय है ना, उपाय में देखें तो यहाँ पे निरुपाय लिखा है, तो ये रा में ऊ क्यों लग गया, क्योंकि वो ऊ इसमें आके मिल गया है ना। उसी प्रकार से दुस है, एक सेकंड यहाँ पे चले हम। उसी प्रकार से ये अगला है दुस। दुस का मतलब होता है कठिन अर्थ। तो दुष्कर्महा, दुर्व्यवहारा। इसी तरह से दुर मतलब होता है बुरा। नीचे आप, अब मैं फटाफट इनको खत्म करता हूँ। नीचे होता है दुर मतलब बुरा, तो बुरा अर्थ में होता है जैसे दुर्गति, दुर्व्यवहार, दुरुपयोग, दुराचार ना। वी अर्थ जो है ये कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक तो बिना अर्थ में किया जाता है, बिना मतलब जैसे मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकती, तो उस अर्थ में प्रयोग होता है। किसी को अलग करना हो, दो वस्तुओं को अलग करना हो, तो हम वी का लगाते हैं। या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विशिष्ट अर्थ में भी होता है, किसी की विशेषता बतानी हो तब विशिष्ट अर्थ में। या फिर हम कहें इसका उपयोग एक और अर्थ में होता है, बिना, अलग, विशिष्ट। और एक और होता है इसका विरुद्ध, किसी के, हम जब किसी के विरुद्ध में जाते हैं, किसी से हमारा मतभेद हो गया तो हम उसके विरुद्ध जाते हैं, तब इस वी का हम प्रयोग करते हैं। तो इसकी कुछ उदाहरण हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे चल में वी लगाया तो विचल। योग में जैसे देखो ये दूर होने के अर्थ में है ना, विरुद्ध होने के अर्थ में। तो योग मतलब मिलना और वियोग मतलब दूर जाना। राग, विराग, विराम, विकल, विशिष्ट, विहरति इत्यादि। अच्छा, अभी जो आ है, आंग उपसर्ग आप यहाँ दिख रहे हैं नंबर 12 में। इसका जो केवल क्या है, आ बचता है। जो ज्ञा है लास्ट में, का खा गा खा ज्ञा, ये जो है गायब हो जाता है ना। एक सूत्र है हलंत्यम, उस सूत्र से ये चला जाता है। वो सूत्र में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो ये आह जो है वो किस अर्थ में, तक और कम। तो जन्म, तो जन्म का मतलब जन्म हुआ, और आ जन्म मतलब जन्म से लेकर जन्म तक, इस तरह से। जैसे अगर हम बोले ना दिन, जैसे दिन शब्द है, ठीक है, तो दिन से हम अर्थ ले सकते हैं कि दिन का कोई भी समय। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ आ दिन, आ दिन मतलब पूरे दिन भर, 24 घंटे। तो इस प्रकार से तक अर्थ में प्रयोग होता है, या किसी कमी के अर्थ में प्रयोग होता है। उसी तरह से आप देखें नी है, नी उपसर्ग है यहाँ नंबर 13। इसका अर्थ होता है नीचे या निषेध करने के अर्थ। ठीक है, आगे हम फटाफट चलते हैं। अधि, किसी की अधिकता या प्रमुखता बताने के लिए। अच्छा, अधि का उपयोग थोड़ा आप समझ लें, क्योंकि इसमें जो है आप देख रहे हैं ये इकारांत है, यानी यहाँ पर संधि होगी। और संधि युक्त पद जो है यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके, है ना। यहाँ पे आप देखें, ये अध्यास्ते है ना, अध्यास्ते ये शब्द है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इसका अगर हम विच्छेद करें, आप लोग करिए पहले, फिर मैं बताऊंगा आप। ये जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ हिंट के लिए, यण संधि है। कैसे पहचाना मैंने, एक तो यहाँ पर या लगा हुआ है, और या के पहले आधा अक्षर है, मतलब आधा अक्षर क्या है, ध्या है। यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, यण संधि। अब आप इसका विच्छेद करें, अगर आपने अभ्यास किया है तो, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलिए, तो इसका विच्छेद होगा अधि प्लस, देखो जहां आधा अक्षर है, यण संधि में क्या होता है, ई पहले और आ या कोई सा भी जो स्वर है वो बाद में होता है। तो धा जो आधा अक्षर है उसमें मैंने लगा दिया ई, तो हो गया अधि। और या देखें आप, यहाँ पर या में कौन सा स्वर है, दीर्घ आ है, तो मैंने लिख दिया दीर्घ आ और आधा सा और ते, तो बन गया अधि आस्ते। तो इस प्रकार से क्या हो गया, अध्यास्ते, संधि होकर बन गया अधि। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अध्यास्ते में कौन सा उपसर्ग है, तो आप संधि करके या संधि विच्छेद करके बता देंगे कि इसमें अधि उपसर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका प्रयोग हमें समझना चाहिए।
अब हम आगे चलते हैं, चलिए। हाँ, अब जो है अपी, अपी जो है इसका प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक तो निकट और एक होता है भी, है ना। ये विकल्प, एक सेकंड में यहाँ पढ़ देता हूँ आपको ताकि हाँ, तो बोल रहे हैं अपिधानम, तो यहाँ बोल रहे हैं कि अपी का विकल्प से आ जो है लोप हो जाता है, ठीक है। एक सूत्र है वहां पर संस्कृत पाणिनि व्याकरण में, तो कई बार जब शब्द बनाते हैं तो इसका जो अपी का जो पी है ना, इसके उपयोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसका जो आ है वो विकल्प से लोप हो जाता है, यानी चला जाता है, तो एक अपिधानम भी बनता है और एक पिधानम भी बनता है, तो ये दो रूप बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अरे ये क्या खुल जाता है, चलिए। इसी तरह से अति, अति अधिक अर्थ में होता है, तो जैसे आज हमारे भारतीय जी ने एक प्रयोग बना के भेजा है, देखिए अत्यावश्यकम, तो वो यहाँ से समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग, ठीक है। आज के होमवर्क में उन्होंने भेजा, बहुत अच्छा लगा। चलिए उसी प्रकार से सु उपसर्ग है, तो ये यहाँ पर भी हमेशा या तो दीर्घ संधि हो जाएगी या तो कोटि संधि हो जाएगी, यण संधि, क्योंकि ऊ है, ऊ का हो जाता है वा, है ना। तो ये सूक्ति उपयोग प्रयोग आप देख रहे हैं, ये हमने दीर्घ संधि में बनाया था। या कल ट्रुस जी ने एक उदाहरण भेजा था जिसमें लिखा था उन्होंने स्वागतम, तो स्वागतम में भी कौन सा उपसर्ग है, सु प्लस आगतम, तो वहां पे सु यानी अच्छा, सुंदर ना, सुंदर अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो स्वागतम बन गया। तो इस प्रकार से सु उपसर्ग। चलिए यहाँ पर इसके दिए हुए हैं कुछ प्रयोग, ये आप देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले वाले पे, उत। ये थोड़ा विशिष्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर ये इसमें कई सारे परिवर्तन आते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। उत का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर जाने के अर्थ में ना। ऊपर जाने का मतलब ये है, ये नहीं कि छत पे चढ़ना है, मतलब हम जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने एक कंपनी शुरू की है, जो कि उसने 1,000 रुपए से शुरू की और उसने मेहनत कर करके अब वो कंपनी को लगभग 1 करोड़ तक पहुंचा दिया है, तो हम कह सकते हैं कि वो ऊपर चला गया, यानी ऊपर उठ गया। इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए तो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो उत्कर्षः, है ना। और यहाँ पर देखो उद्गमः, उद्गमा में क्या हुआ है, जो ता है उद प्लस गमः, इस प्रकार का इसका प्रयोग है। और ये जो ता है, चूंकि संधि यहाँ पर हो गई है ना, तो ये जो ता है वो किस में बदल गया है, दा में बदल गया है। मैंने बता दिया था आपको पहले ही। कहीं पर अगर उत लिख, एक सेकंड इसको साफ करें हम पहले। चलिए, तो अगर कहीं पर उत लिखा है तब भी उत उपसर्ग है, और कहीं पर उद लिखा है तब भी कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग। उसका ध्यान रखिएगा, ये परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से उत्सृष्टः, उत्थानम, उद्भवति, उत्पतति इत्यादि। अब अगले वाले में चलते हैं। अभी, अभी का अर्थ होता है और, है ना। जैसे मान लीजिए अभी मैं मोबाइल की ओर देख रहा हूं, मैं अभी मोबाइल की ओर देख रहा हूं, तो ये और अर्थ में होता है या चारों तरफ ना, किसी भी चीज के, जैसे मेरे घर के चारों ओर दीवार है, इस चारों तरफ या चारों ओर, इस अर्थ में भी अभी का हम प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए, जैसे कि अभिगमनम, अभिज्ञानम, अभिनयः, अभिमानः, अभिसारिका, अभिनयति, अभिभवति। और प्रति, प्रति का अर्थ भी देखो, अभी का उपयोग भी और की तरफ होता है और प्रति का उपयोग भी और की तरफ होता है, किसी की ओर जाना। और इसका उपयोग जो है हम उल्टा, किसी का अगर विलोम शब्द हमें प्रयोग करना हो तब प्रति का हम उपयोग करते हैं। जैसे वाद, उसका विलोम कर दिया तो क्या बन गया, प्रतिवाद ना। ध्वनि, तो उसकी ओर से नीचे, जैसे ध्वनि प्रतिध्वनि, तो उसकी ओर से आती ध्वनि। इस प्रकार से हम इसका अर्थ कर सकते हैं। चलिए आगे। अब है परी, परी का अर्थ होता है नीचे। इनको आप, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब हम उपपद विभक्तियां पढ़ेंगे तब ये सारे काम आएंगे ना। तो परी, परी का अर्थ होता है चारों ओर, चारों तरफ से मैं दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ, इस प्रकार से। अच्छा अब आगे देखें, आता है नंबर 22, हमारा अंतिम है उप, उप उपसर्ग है, ठीक है। ये भी उप कैसा है, अकारांत है, क्योंकि इसका जो पा है वो हलंत नहीं है ना, अकारांत है, इसको याद रखिएगा। तो अब जैसे हम कहते हैं ना वास, ठीक है, तो उप जो है किस अर्थ में उपयोग होता है, निकट, किसी के समीप जाने में, किसी के पास जाने के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे वास, है ना, वास में हम उप लगा देते हैं, क्या बन जाता है, उपवास। तो वास रहना और उपवास यानी किसी के पास में रहना। इस प्रकार से ये इन सब के प्रयोग थे, इनको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कब कहते हैं,
जब ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे नयति शब्द है, ठीक है, तो नयति मतलब ये नी धातु से बनता है। कौन सी धातु से बनता है? नी, है ना। और इसका अर्थ होता है ले जाना, इसको पकड़ के ले जाना, ले जाने का अर्थ। कोई भी सामान ले जा रहा है तो वो नी धातु का उसका रूप बनता है नयति, नयतः, नयंती, पट जैसे। अगर उसमें मैंने उप लगा दिया तो शब्द बन गया उपनयति। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं उपनयति मतलब पास में ले जाता है। तो जब ये किसी धातु के साथ जुड़ेंगे तब तो हम इन्हें कहेंगे उपसर्ग। और अगर ये किसी शब्द के साथ, जैसे यहाँ पे देखिए आसना के साथ जुड़ा है उप, तो ये हो गया उपासना। तो ये शब्द के साथ जुड़ा तो हम इनको उपसर्ग कह सकते हैं सामान्य बोलचाल में, परंतु इनको प्रादि संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार से हमने आज 22 उपसर्गों को जाना। एक बार हम अभ्यास के लिए पुनः इनको पढ़ लेते हैं, तो आप लोग फिर से मेरे साथ दोहराइएगा ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए, क्योंकि इनका स्मरण रहना बहुत आवश्यक है। तो हम पढ़ते हैं, चलिए मैं एक बार इनको सामने रख देता हूँ, हम अपनी कक्षा यहीं पे समाप्त करेंगे। एक साथ ज्यादा पढ़ाने में दिक्कत हो जाती है। चलिए तो पढ़ते हैं। प्रा परा, अप सम, अनु अव, निस निर, दुस दुर, वी आंग, नी अधि, अपि अति, सु उत, अभि प्रति, परि उप, एते प्रादयः। ये इनके सारे प्रयोग हैं। अब आप लोगों, चूंकि कल आपका अवकाश का दिवस है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो हैं जितना भी पढ़ाया गया है, अगर आपने कक्षा नहीं ली है तो यूट्यूब में पृथ्वी जी का चैनल है, उसमें जाके आप देख लें। और जितनी भी सामग्री है वो आपके संस्कृत ओनली फॉर गुरुजी एक सेक्शन है, उसमें आपको प्रोवाइड करा दी गई है, तो उसमें जाके उनका अभ्यास करें, संधियों का अभ्यास करें, और जो भी आपको याद करना है वो याद करें। याद करने के लिए मैं पुनः आपको स्मरण दिला दूं कि अभी तक हमने 3 शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और 3 नहीं ज्यादा पढ़ ली, अकारांत नपुंसकलिंग और साथ में इकारांत पुल्लिंग भी हमने पढ़ लिया है, हरि शब्द। और धातु रूपों में हमने लट लकार, दृढ़ लकार और लोट लकार, 3 लकार पढ़ ली। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो समाप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो सारी चीजें हैं वो मैं यहाँ भेज देता हूँ। अगर आप किसी का कोई प्रश्न है तो निसंकोच पूछ सकता है।